नमस्कार सभी दर्शकों को सुशील कुमार का एक बार फिर मैं मौजूद हूँ आप सभी के बीच खास मुद्दा ईपीएस 95 पेंशनर्स के मुद्दों को लेकर। लगातार जिस प्रकार से मनोज स्वराज जी ने मुद्दा उठाया ईपीएस पेंशनर्स का, हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों से जो पेंशनर्स थे लगातार वर्षों तक इन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा। फलता क्या इसका परिणाम मिला ये आप सभी के सामने है। गवर्नमेंट तक पहुंचे, मोदी सरकार तक पहुंचे, यानी केंद्र सरकार तक पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन अकेला एक व्यक्ति ऐसे जो हमेशा खड़े रहे, मनोज स्वराज जी। एक नाम है, एक पहचान है पेंशनर्स की। हालांकि उनको पेंशन नहीं मिलता है, ना उनको कोई अपेक्षा है, लेकिन फिर भी पेंशनर्स की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। उन्होंने एक आह्वान किया था कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं माने तो हम नोटा का बटन दबाएंगे और अपने समर्थन जो है उसको दिखाएंगे। नोटा का क्या फर्क पड़ा है? अभी जो है हरियाणा इलेक्शन हुआ और अभी इसके बाद महाराष्ट्र इलेक्शन है। नमस्कार मनोज जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई। देखिए, आपने जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया। जी जी पेंशन का मुद्दा बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है जी। पेंशन का मुद्दा पेंशनर के दिल को छूता हुआ मुद्दा है और बड़ा मार्मिक है। मैं बता दूं आपको, 1000, 800, 900, 700 इस तरह से पेंशन मिल रही है। और सबसे पहले जब हमने बात की जी तो पहले हमने देखा कि सरकार किस हद तक जाकर झूठ बोलती है, किस हद तक प्रोपेगेंडा करती है कि हमने 1000 सबको दे दी, पेंशन मिनिमम पेंशन 1000 दे दी। जब हमने सरकार से पूछा तो सरकार ने कहा मिनिमम पेंशन दे दी। तो फिर हमने फिर से सवाल पूछा, लोगों के जरिए 11 लाख की चेतावनी जारी की, लोगों के जरिए मोदी जी को संदेश भेजे, हजारों लाखों लोगों ने पत्र लिखे मोदी जी को, अपनी पेंशन का स्लिप लगाई कि देखिए हमें 1000 से कम मिलती है। पीएमओ पे फोन किया लेकिन पीएमओ ने जवाब देना बंद कर दिया। बात आई गई हो गई। लेकिन उनको पीएमओ को ये डर लग गया कि कहीं आंदोलन का रूप ना ले ले, कहीं ये नेगेटिव ऊर्जा ना बन जाए। नेगेटिव ऊर्जा बन रही है लोगों के अंदर, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि चलिए सरकार से हमें कोई दुश्मनी तो है नहीं। जी जी, हमें तो अपनी पेंशन चाहिए, बिल्कुल उचित बात है। पेंशन की बात हो रही थी। अब जो पेंशन के जो कहते हैं ना, जो लीडरशिप है, या जो मैं तो उसको अब बड़ा मैंने ब्लंटली बोला है। मैं एक यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगा आपसे। जो पेंशनर्स के लीडर है वो हमेशा से, जिस वक्त से इनकी स्टार्ट हुई थी लड़ाई, कह सकते हैं पेंशनर्स की, वो बहुत अगुवाई करते दिखाई देते थे, लेकिन अचानक से वो लोग कहाँ गए? वो इस समय उत्तर प्रदेश में घूम रही है लीडरशिप, उत्तराखंड में घूम रही है लीडरशिप। और मैं तो भविष्यवाणी कर दी थी पहले ही कि जब ये महाराष्ट्र में चुनाव होगा तो ये गायब हो जाएंगे। तो ये महाराष्ट्र में अभी चुनाव है, जब हरियाणा में चुनाव था तो ये महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहे थे। अच्छा, अब ये महाराष्ट्र में चुनाव है जहाँ प्रेशर बनाया जा सकता है पेंशनर्स का। वहाँ के पेंशनर, जो सबसे बड़ा गढ़ तो महाराष्ट्र है, वहाँ सच में जवाब बनाया जा सकता है। लेकिन इससे इनका चरित्र उजागर होता है कि ये अब महाराष्ट्र को छोड़कर मध्य प्रदेश, यूपी इधर उधर घूम रहे हैं। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इनकी मंशा क्या है। मतलब जिस तरीके से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जिस तरीके से जलेबी बना रही है, ये पेंशनर्स के लीडर भी जलेबी बना रही है। जलेबी नहीं, इन्होंने इमरती बना दी है। जलेबी में तो एक लेयर होती है, इन्होंने लेयर के लेयर। अच्छा, कितनी साफ गोई से झूठ बोलते हैं, कितना जोश से झूठ बोलते हैं, कितना मतलब कितना अंदाज से बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम सरकार को सबक सिखा देंगे, हम फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे। एक सरकार के सामने, यहाँ तक ये तो लोग प्रचार में भी चले जाते हैं। इनको तो मैं क्या ही बोलूं, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ऐसा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, मैं कह देता हूँ। देखिए, कोई आदमी मेहनत करे, मेहनत का पता है कि मुझे उस जगह जाके नल से पानी मिलना है, और मैं जाऊं कहीं दूसरी जगह रेगिस्तान में चला जाऊं तो नल के पानी भी ना मिले और शायद प्यास भी बुझ जाए। जब तक प्यास क्या बुझ जाए, वो पानी योगी ना रहे उसके लिए मर ही जाएगा, योगी ना रहे। बिल्कुल। हाँ, तो ये 10 साल से जो जिस तरह से, ये तो मैंने थोड़े समय में ही समझ लिया, पता नहीं पेंशनर क्यों नहीं समझ पा रहे। और मैं तो इनकी एक्टिविटी की भविष्यवाणी भी कर देता हूँ कि अब ये करेंगे, वो करेंगे। और क्या चलता है, सरकारें देखिए झूठी खबरें फैलाती हैं सुशील भाई। झूठी खबरें कैसे कि 21 दिन में मिल जाएगी पेंशन। ये खबर कौन फैलाता है? ये सरकार की तरफ से कुछ लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, ये सूत्रों के माध्यम से। मीडिया वाले, इनके कुछ चैनल भी हैं, यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रहा मैं, बड़ी मीडिया सबसे पहले फेक न्यूज वहां से चलना शुरू करती है। वो क्या करते हैं, हम मीडिया के पास ये राइट होता है कि हम सूत्रों के हवाले से खबर बता देते हैं, तो उसका खंडन हो जाए तो ठीक है, खैर चली। सूत्रों के अनुसार अब सरकार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है, अब सारे यूट्यूबर लग जाएंगे। और देखिए, बुजुर्ग आशावान होता है, करे तो करे क्या।
वो जाके देखता है उस वीडियो को। और यूट्यूबर भी एक तरह से गलत नहीं है, उनको तो कहीं से बड़ी मीडिया से मिल जाता है, उनको लगता है सही बोल रहे हैं। सोर्स जहां से ऊपर से आता है वो भी उसी अनुसार दिखा हाँ, देते हैं। मतलब कि कहने हवा में किला बनाया जाता है और फिर उस पे किले पे ईंटें चढ़ रखी जाती है, पूरा महल खड़ा हो जाता है, हवा महल। और हवा महल एकदम धड़ाम से गिरता है, और वो हवा महल जब चुनाव होते हैं कहीं तभी उसके करीब आता है। इसीलिए मैंने हरियाणा चुनाव के टाइम पे कहा था कि आपको किसी भी झूठी न्यूज में नहीं फंसना है। और मुझसे भी लोग कहते हैं मनोज भाई न्यूज बताओ, न्यूज बताओ, न्यूज बताओ। न्यूज तो बनेगी ही नहीं जब तक कि आपका एक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक्शन के फलस्वरूप न्यूज बनती है। एक्शन यहाँ मैं आपको टोकना चाहूंगा, वो बुजुर्ग है, हाँ। वो कितना एक्शन ले सकते हैं? बहुत एक्शन में सामर्थ्यवान होते एक उम्र के बाद। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा एक्शन ले सकते हैं अगर वो लेना चाहें तो। लेकिन अगर कोई आदमी कुछ ना करना चाहे तो उसका ईश्वर भी कुछ कैसे कर सकते हैं वो बताइए। मैंने कहा था ना, हरियाणा में मैंने कॉल दी थी नोटा। आप मैंने एनालिसिस करके बताया था कि किस तरह से 20 सीटों पर नोटा ने कमाल कर दिया, और कुछ लोगों ने एक्शन लिया, बाकी सब लोग वही जात बिरादरी पे, पार्टी में बीजेपी का, मैं कांग्रेस का, उसी पे वोट देते रहे। बुजुर्ग हैं, कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि पक जाता है यहाँ, तो कहते हैं ना जब एक समय के बाद में थक भी जाता है, थक भी जाता है, पक भी जाता है। ये पक्के घड़े हो गए हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है पेंशन से भी इनको कोई मतलब नहीं है, तो अपनी उसी पार्टी को जो देते आ रहे हैं बचपन से उसको देते रहेंगे, या फिर जिस जाति को देते आ रहे हैं। जाति धर्म में खुद ही बंधे रहेंगे तो अपने पॉलिटिकल एजेंडा जो चलाते पॉलिटिशियन, तो उसका उपयोग कैसे कर पाएंगे ये? अब मैं यही चाहता हूँ, मैंने जब नोटा की कॉल दी तो मैं देखना चाह रहा था कि ये डिटेच हो जाए, ये दूर हट जाए, ये कम से कम सही राह पे तो आ जाए। देखो इनको देखो, बीजेपी वालों, कुछ तो बीजेपी के समर्थक है तो बीजेपी वालों ने उनको घेर रखा है, उन्हें लगता है बीजेपी देगी। कुछ कांग्रेस के बंदे हैं, उनको कांग्रेस ने घेर रखा है। जो बचे कुछ हैं वो ये नए नेता पैदा हो गए ईपीएस के, इन्होंने घेर रखा है, और तीनों ही इनको घुमा रहे हैं। कांग्रेस कभी आवाज नहीं उठाती, ऊपर लेवल पे उनके चेले चपाटे आते हैं कि वोट मांग रहे हैं, वोट सब मांग रहे हैं। कहीं के मुद्दे भी तो कांग्रेस के समय का ही है, वो क्यों उठाएगी? हाँ, कांग्रेस अगर लीडरशिप भी सामने से कहे, ऊपर से राहुल गांधी कहे कि हम ईपीएस पेंशनर की बात करेंगे, सरकारी पेंशनर की बात करते हैं, वो पुरानी पेंशन की बात करते हैं। पुरानी पेंशन की बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्तमान सरकार जो है पिछले सरकार पे थोपना चाह रही हो और पिछले सरकार नहीं, ये तो यहाँ तक तो मुद्दा पहुंचा ही नहीं है। मजे की बात तो ये सुशील भाई कि आरोप प्रत्यारोप तक भी पहुंचता तब भी बहुत बड़ी जीत होती पेंशनर की। ये तो पक्ष और विपक्ष में मुद्दा ही नहीं बन पाया है अभी। असल बात है कि पेंशन का मुद्दा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इनको 10 साल से मुद्दा नहीं बनाने दिए जाने की सुपारी मिली हुई है। पेंशन के नेताओं को, पेंशनर के नेताओं को एक सुपारी दे रखी है सरकार ने कि ये तुम खाओ पियो, घूमो, खर्चा करो, हमसे मिलो, मीटिंग करो, पत्र दो, पत्र लो, इसमें ही उलझा। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग खड़े कर दिए गए सामने जो बाकी बुजुर्गों को गुमराह करते हैं। मनोज जी, जहां तक पिछले हम बात करें, वो 1000 रुपए उनको कह रहे मिलते हैं, कुछ को नहीं भी मिलते हैं, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन एक आदमी ऐसे जो अपनी जमा पूंजी जमा कर रहे हो और उसको चोर जो है चोरी करके लेके चले जाए, गवर्नमेंट यही काम कर रही है। अभी एक नई, मैं आपको यही बता रहा हूँ, अभी एक नई चीज आई है। क्या होता है, पेंशन के अंदर एक कंट्रीब्यूशन होता है, यानी योगदान होता है। पेंशन फंड के लिए पेंशनर से योगदान लेते हैं, तो सरकार ये कहती है तुमने कम दिया इसलिए तुमको कम मिल रहा है, तो हम ऐसा करते हैं तुमसे ज्यादा ले लेते हैं। तो सरकार ने पहले शायद 7500 था, फिर 15000 किया। 15000 करने के बाद अब ऐसी खबरें चल रही हैं कि सरकार 21000 कर देगी या 25000 कर देगी। ऐसी कोई 25000 कह रहा है, कोई 21000 कह रहा है। सरकार मतलब अंशदान बढ़ा देगी, यानी आपके फंड में ज्यादा पैसा जाएगा तो आपको ज्यादा पेंशन मिलेगी। मतलब हो सकता है कि सैलरी में भी इंक्रीमेंट हो। सैलरी से मतलब नहीं है, पेंशन फंड होती है आपके कंट्रीब्यूशन पे। सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए, सैलरी किसी की 1 लाख है सपोज करिए, सैलरी बहुत है लोगों की, 1 लाख है, लेकिन उसका पेंशन फंड में 15000 में से ही कट के जाएगा। ये नियम है, 15000 मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा उसका पेंशन। 1 लाख रुपए वाले की सैलरी हो या 50,000 वाले, हाँ, 15 कटेगा उतना ही। हाँ, उतना ही कटेगा 15000 के हिसाब से। अब उसकी लिमिट बढ़ा रही है सरकार, 21,000 कर दिया, 21 या 25 अब करा नहीं है, ऐसी खबरें चल रही है। अच्छा, इसमें क्या होगा, सरकार को ही फायदा है कि उसको ज्यादा फंड मिलेगा। पेंशन तो देगी 60 साल बाद या जब नौकरी से रिटायर होगा तब, तो सरकार पैसा लेने के तो बहाने ढूंढ लेती है, देते नहीं है। और दूसरा ये है कि पेंशन का जो फंड है, पेंशन का जो पैसा है, वो पैसा में वो फॉर्मूला है, तुम कितना भी दे दो, लेकिन आज से 10 साल बाद उस पैसे की क्या वैल्यू रहेगी, उसका कोई नहीं है। ना डीए है, ना कुछ है, ना मेडिकल फैसिलिटीज है। मतलब एक तरीके से अगर आप कटवा भी लोगे पैसा,
तो एक महंगाई की दर उससे ज्यादा होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो आपका पैसा है वो आज जो आप जिस पैसे में सपोज करो मैं 1,000 रुपए में आज एक चेयर खरीद सकता हूँ, ये तो ये 1,000 के हिसाब से अपना ब्याज ब्याज लगा लोगों को जब देंगे 10-20 साल बाद, तो 1,000 के टाइम में मैं शायद एक वो कारपेट का छोटा टुकड़ा होता है वो भी ना खरीद पाऊँ बैठने के लिए। छोटी चटाई होती है ना, छोटी चटाई। तो कहने का मतलब है मैंने कुर्सी का पैसा दिया इस समय के अनुसार, और जब मुझे मिलेगा तो वो छोटे से कारपेट का भी छोटा सा, मतलब एक वो कहते हैं क्या बोलते हैं नीचे बिछाने के लिए, बिछौना कुछ भी हाँ, समझ लीजिए। छोटा, उसका भी नहीं बचेगा। तो तुम दे क्या रहे हो? ब्याज तो तुम छोड़ो, जो हमारा मूल है उसका भी डेप्रिसिएशन कर दो, तो वो भी नहीं मिल रहा। देखिए, एक व्यापारी तो मान लीजिए अपने धन को दिनों प्रतिदिन बढ़ाने की सोचते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो नौकरी करता हो वो सोचते हैं कि ऐसी जगह अपने कुछ पैसे और हिस्से को काट कर हम सेव करें। प्राइवेट कंपनियों में करते हैं तो वो भाग जाती है, गवर्नमेंट के पास अगर इसमें जमा करे तो गवर्नमेंट नहीं देती है। तो ऐसे में जो करोड़ों की संख्या में लोग हैं वो किस पर विश्वास करे? देखो ये एक बहुत बड़ा सरकार को मालदार महकमा है ईपीएफओ। कैसे होता है? पेंशन के लिए एक तो एलिजिबिलिटी पेंशन फंड में जा रहा है, एलिजिबिलिटी पैसा बड़ी मुश्किल से देते हैं। दूसरा जो प्रोबेबिलिटी होती है मृत्यु की 60 साल के बाद, 58 साल के बाद, वो बहुत ज्यादा होती है। कोई 65 साल जीता है, कोई 62 साल जीता है, तो अगर उसका पार्टनर है तो आधी हो जाती है पेंशन। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार लेती पेंशन का जब हिसाब है, जब इकट्ठा करती है तो 30-40 साल तक लेती है, लेकिन पैसा 35 साल तक किसी की सर्विस होती है, 30 साल तक। और जब देने की बारी आती है तो उसे इतना जितने टाइम पीरियड लिया है उतने टाइम पीरियड देना तो पड़ता ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग काल को ग्रसित हो जाते हैं बीमारियों से। आजकल इतना बीमारियां चल रही हैं, लोग परेशान हैं, तो और मिलता भी बहुत कम है। तो सरकार को तो एक बहुत बड़ा कहते हैं कामधेनु गाय मिल गई है, जो कहती तो है कि हम तुम्हारे भविष्य कर रहे हैं, लेकिन भविष्य नहीं कर रहे हैं। ऐसा भविष्य से तो अच्छा है वो कहीं अपना कोई सोने की अंगूठी बनवा लेता उस पैसे से, तो आज उसका कई गुना दाम होता। वो रखा रहता तो आज उसके काम हाँ, कहीं जमीन खरीद सोने लेता। के भाव बढ़ते हैं, जमीन हाँ, के भाव दिनों दिन बढ़ रहे हैं। हाँ, सब चीज के भाव बढ़ते हैं। ये पेंशन फंड में लेकर सरकार इनके पैसे का इस्तेमाल करती है और सरकार घाटा भी दिखा देती है। ये इनके पास कहते हैं ना खाता ना भाई, जो IAS बोले वही सही। ये सरकारी जो अच्छा मनोज जी, अगर ये मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वो पेंशन ना जमा करना चाहे तो भाई क्या? मुझे तो नहीं पता कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, क्योंकि वो तो अपने आप सरकार का कंट्रीब्यूशन भी होता है ना उसके अंदर, तो थोड़ा इससे आपसे मतलब लालच देते कि चलो थोड़ा आप दो थोड़ा मैं देता हूं, चक्कर में वो भी ले लेते हैं। वो भी ले लेते हैं और कहते हैं ना कि भाई फंसा के रखा हुआ है किसी भी तरीके से। और जब आदमी जाता है तो कहता है यार मेरा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, कुछ तो मिलेगा। तो उस समय जो वो सोचता है तो उसकी सोच, और इतना प्राइवेट नौकरी में इतना आदमी सोचता भी नहीं है, चल कट रहा है, उसको एक उम्मीद होती है, वो देखता है सरकारी नौकरी वाले सपने। अब सरकारी नौकर तो इतने काम भी प्राइवेट नौकरी में सबसे ज्यादा है, सरकारी नौकर तो क्या ही है, सब लोग पता है सरकारी आदमी कैसे काम करता है। और लेने की बारी आती है तो बुढ़े लोग हैं, 50-50 हजार पेंशन मिल रही है, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। और भाई नई पेंशन, पुरानी पेंशन, फलाना पेंशन, ढिमका पेंशन। वास्तव में जिसको नीड है उनको ना मिलके दूसरे लोग एक आदमी 20,000 ऑलरेडी पेंशन मिल रही हो, 25,000 ऑलरेडी पेंशन मिल रही हो, वो भी ज्यादा ऊंचा नहीं है, चपरासी लेवल का बता रहा हूँ मैं, चपरासी लेवल का। और यहाँ तो मैनेजर लेवल से रिटायर है ईपीएस में, तो इतने बड़े बड़े लोग। का मतलब वास्तव में पेंशन के असली हकदार वो है जिनको नहीं मिल रहा है। वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिनको मिल रहा है वो चाहते हैं कि हमारा भी इंक्रीमेंट हो जाए, तो उस वजह से सामने वाले को दिक्कत हो जाती है। सरकार देखो, सरकार क्या करती है, सरकार कहती है कि हम तुम्हारा ठेका नहीं ले रहे। ये तो ईपीएफओ तो स्वतंत्र संस्था बोल देगी सरकार। स्वतंत्र संस्था कैसे है? सब कुछ तो तुम तय करते हो, 1,000 पेंशन तुम बढ़ाते हो, अधिकारी तुम्हारे होते हैं, तुमको रिपोर्ट करते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस को मिला के सरकार ये काम करती है। नहीं, मिनिस्ट्री तुम्हारे अंडर आती है, ठीक है। तुम कहते हो हम तुम्हारे लिए लायबल थोड़ी ना है। अरे तो लायबल नहीं हो तो तुमने क्यों पैसा लिया है? या तो तुम जिम्मेवारी लो, तुम पैसा लेने की जिम्मेवारी लेते हो, लेकिन जब कुछ देने को आता है, उनको कोई पीड़ा होती है तो तुम कहते हो नहीं तुम तो हमारे आदमी नहीं हो, तुम तो प्राइवेट थे, तुम तो सेमी गवर्नमेंट थे, तुम्हारा मतलब क्या है, और हमारे पास फंड नहीं है। वहीं अगर पैसा लेना हो तो ये तुरंत बना देंगे, नियम बना लेंगे, कुछ ईपीओ में पैसा कलेक्ट करता है। और लोगों ने फांसी लगाई है ईपीओ के अंदर। सुशील भाई, लोगों को पैसा नहीं मिला, आप थोड़ा सुधार कर रहे हैं कम से, अरे जो पैसा है वही ले। सरकार के पैसा लेना जैसे चील के घोंसले में मांस ढूंढना,
या मगरमच्छ के मुंह से निवाला लेकिन आम छीनना। लोगों से पैसा लेना सरकार के आसान है। सरकार तो मगरमच्छ है, मगरमच्छ के मुंह से निवाला छीन अच्छा, लोगे तो। एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। मैं भी अक्सर हमेशा कवर करता रहता हूँ पीएस पेंशनर्स को। मैंने यहाँ जंतर मंतर पे देखा था, ऐसे बुजुर्ग आ रहे थे देश के अलग अलग हिस्सों से, जो उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो कहते थे कि किराया किसी और से मांग कर आए हैं, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। देखिए ऐसे लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ईपीएस 95 में सब लोग गरीब हैं। हाँ, मतलब मैं लेकिन totally लेकिन pensioners की बात लेकिन करना लेकिन चाहता जो हूँ मैं। पेंशन पे डिपेंडेंट है, जो सपोज करिए किसी बच्चे अलग हो गए, कुछ हो गया, अब वो हाँ। बिल्कुल अकेला हो गया, वो बहुत जगह तो ऐसा भी है कि वो दूसरी वृद्धा पेंशन के लिए एलिजिबल भी नहीं होता, क्योंकि वो ईपीएस पेंशन ले रहा हो, दो पेंशन नहीं ले सकते आप। ऐसे भी नियम बने हुए हैं, उल्टे सीधे नियम है, पता नहीं कैसे कैसे नियम है। तो मोटी बात ये है, तो वो तो उस आदमी से भी गया गुजरा है जिसको वृद्धा पेंशन मिलती है, 2500 मिलती है दिल्ली के अंदर, 2000 2500। अब वृद्धा पेंशन वाले को मिल जाता, जिसके हक है उसको नहीं मिलता। उसको नहीं मिलता, और जिसने कंट्रीब्यूट किया है। तो सरकार है ना, ऐसी नीतियां कर रही है, सरकार ये चाह रही है कि जो दे रहा है उसको और नोचो और खसोटो, जो जितना करे उसको उतना दबाओ, और जो कुछ ना करे उसको ऊपर बढ़ाओ। मतलब कहीं ना कहीं ये ऐसा तो नहीं सरकार का एजेंडा है जो सभी सरकारी पदे हैं सरकार का उनको नष्ट करने का एक अभियान चला रहे हो जानबूझ के। पहले पेंशन खत्म कर रहे, कल को हो सकता है सरकारी पद ही खत्म कर दे। अरे यहाँ तो मैं तो कहता हूँ खत्म कर देते पेंशन तो अच्छा होता। जो पेंशन आप जो बात कर रहे हो ना, पेंशन खत्म कर रहे हैं, सरकारी नौकरी वालों की पेंशन खत्म कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ प्राइवेट वालों की पेंशन खत्म करनी चाहिए थी, उनका पैसा वापस कर देना चाहिए था। पहले लोग सरकारी नौकरी में इसलिए आना चाहते थे, और अभी भी शायद अब भले कम हो गया हो, चाह इस वजह से जैसे सरकार के दमाद होता है सरकारी नौकर, तो लेकिन वो दमाद। ये सोचते थे चलो भाई जब तक नौकरी कर रहे हैं तब तक कमाएंगे ही, अंदर से भी कमाएंगे, बाद में पेंशन भी मिल जाएगा। हाँ, तो उनको तो मिल ही रहा है। सरकारी नौकरों को तो अभी भी बढ़वा ली उन्होंने, अभी भी नया यूपीएस शायद स्कीम आई है सरकार की, वो तो अपनी करवा लेते हैं मनमानी। वो तो देखो, जब रहे तब भी बदमाशी करी उन्होंने, और उनसे जरा भाईचारा रहता है उनका। जो जो चोर चोर मुसेरे भाई। हाँ, जो अधिकारी होते हैं कि कई भैया यार अब तुम लूट रहे हो, हम तो लूट के गए हैं, अब हमें पेंशन के रूप में भी लूटो। एक बुढ़ा आदमी है, उसको 50-50 60-60 1-1 लाख रुपए पेंशन मिल रहा है। अरे भाई मेरे, और एक आदमी है, क्या एक ही देश के अंदर दो व्यवस्थाएं, और वो भी कोई छोटी रैंक से रिटायर नहीं है। यानी सरकार से रिटायर हुआ चपरासी भी 20-25-30 हजार 40 हजार पेंशन मार सकता है, और एक प्राइवेट सेक्टर से रिटायर हुआ मैनेजर भी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो तुम तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। या फिर पेंशन बंद करो, वो अपनी किसी योजना में लगाएगा पैसा। या बिल्कुल, यार सरकार को उनसे पैसा लेना ही नहीं चाहिए, उसे छोड़ दीजिए उसके हालात पे, वो अपने अनुसार जो है कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। ये झूठ बोल के सरकार छोड़ नहीं सकती, सरकार जबरदस्ती लेगी ही, ले लालच दे के ले या जबरदस्ती ले। अभी तो इजीली चला जा रहा है। ये मैं कहता हूँ भारत का सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है ये। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक सरकार ने मोटी कमाई इसके जरिए करनी है, ईपीएफओ के जरिए करनी है, और करोड़ों लोगों से कंट्रीब्यूशन ले रही है, और सरकार कह रही है और दायरे में आए। अब तो मालूम है क्या कह रही है सरकार, अरे हम ईपीएफओ के अंदर उनको भी लाएंगे जो कि क्या बोलते हैं, एक तो ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जो कि संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्रों में भी ईपीएफओ गुजरने वाली। यानी मजदूर को भी कहेगी तू भी आ जा, ईपीएफओ का सदस्य बन जा, जो कहीं मजदूरी करता ना 400-500 रुपए में, उससे भी पैसे ले लेगी। यानी उसको भी लालच दिखाएंगे जो आज की कंपनियां वाला पहले इकट्ठा करवाते हैं, फिर लेके भाग जाते हैं। ये तो भागना क्या, ये तो नेता लेके भागेंगे। ये तो वो तो 400 रुपए वाला मजदूर है, और वो 400 रुपए की मजदूरी कर रहा है, वो सड़क पे कहीं मजदूरी करेगा, वो कहेगा यार ईपीएफओ में मेरा खाता है, मुझे भी बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी। वो सीना चौड़ा होकर चलेगा, उसे क्या पता कि जो रोज उसके महीने के 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए जो सरकार काट लेगी, वो जिंदगी भर काटती रहेगी, और काटने के बाद उसको मिलेगा ठन ठन गोपाल। तो वो जब अगर वो बेचारा गरीब है, गरीब आदमी तो ट्रस्ट करता है, उसको लगता है सरकार बड़ी होती है, सरकार उसको लगता है कि सरकार गाय होती है। सरकार गाय नहीं है, सरकार मगरमच्छ है, जिसके मुंह में जो आ जाएगा वो कुछ नहीं देता, वो चबा के खा जाते हैं। मतलब सरकार लोकतंत्र का एक पूरी तरीके से मतलब कह सकते हैं दुरुपयोग कर रहा है। जो सत्ता में आएगा वो लूटेगा, फिर अगला आएगा फिर वो भी लूटेगा, तो अपने अपने हिस्से सब लूटेगा। और वही एक सांसद विधायक की बात करे तो पेंशन पे पेंशन लेगा, टेंशन आम आदमी को देगा। मैं कह रहा हूँ सांसद विधायक को भी छोड़ दो, उनको कितनी पेंशन, चाहे दो। एक बात बता रहा हूँ मैं दूसरी वो एक परिणाम बता रहा हूँ, पेंशन तो लेगा ही, और उसके अलावा कितना खाएगा वो वही जाने। मैं पहले एक बात बहुत लोग कह देते हैं, मैं इसी को बात कहना चाहता हूँ। लोग हमारा गुस्सा है कि सांसद को पेंशन मिलती है, विधायक को पेंशन मिलती है। सांसद विधायक होना बहुत बड़ी बात होती है। वो हम तो इंडिविजुअल हैं, उनको पेंशन मिलती है मिले, लेकिन सांसद विधायक वाला आदमी बड़ा मजबूत होता है।
उसके पास इतना फंड होता है, क्योंकि सांसद बनना और हारना जीतना बहुत बड़ी मुश्किल बहुत मतलब पैसे का काम है। दूसरा ये, उस पे उसे मिले या ना मिले हमें मतलब नहीं, उसके मिलने अगर उसकी बंद भी कर देंगे तो इतने सांसद और विधायक नहीं है ऐसे सांसद उससे। विधायक जैसे लोग ही तो ब्लैक मनी कौन खा रहा है? शासन सत्ता में बैठे हैं, कौन खा रहा है? आप मान लीजिए पेंशनर्स का पैसा खा रहा है, हाँ। कहने का मतलब ये तो पेंशन तो ले ही रहे हैं, नहीं, ये मुखौटा ओढ़ के, और अंदर अंदर भी खा रहे हैं। देखिए कौन कौन खा रहे हैं, पॉलिटिशियन खा रहे हैं, उद्योगपति खा रहे हैं और नौकरशाह खा रहे हैं। ये नौकरशाहों को इतना 4-4, 5-5 गुना, एक चपरासी की तनख्वाह 5 गुना है, 50,000 है, 60,000 है, और प्राइवेट सेक्टर में 10,000 है। 50,000 आप सरकार में क्या, वो क्या करता है, सोने के कप में चाय देता है क्या जो उसकी 50,000 हो जाती है? एक वही अध्यापक सरकारी नौकरी कर रहा है तो 80,000 90,000 पे स्केल ले रहा है, अगर प्राइवेट करेगा तो 10-15,000 ले रहा है। ये जो जबरदस्ती के हर बार पे कमीशन आ जाता है, ये आ जाता है, ये जो डिफरेंस है, इसीलिए सरकारी नौकरी का आकर्षण है। सरकारी नौकरी यानी कि जनता के टैक्स के पैसे की लूट। ये जो 2% से भी कम नौकरियां हैं, ये करीब मतलब बाकी 98%, 98 नहीं कह सकते, कुछ तो बिजनेसमैन है, हाँ। वो बड़े मगरमच्छ है, वो बड़े मगरमच्छ हैं, वो अरबों में लूटते हैं, अरबों में लूट। ये छोटे छोटे जो है ना, ये भी लुटेरे हैं। जितने जितने सरकारी नौकर है, मैं तो ये कहता हूँ सरकारी नौकरी का मतलब है उसको काम से, औकात से ज्यादा, काम से ज्यादा उसको पैसा मिलता है, करप्शन करता है वो अलग करता है। तो ये पूरी सरकार का जो सिस्टम है ना, क्योंकि इतना इन्होंने पैसा बढ़ा रखा है, अब अपने लिए सैलरी इतनी ऊंची ऊंची कर रखी है सैलरी, और हर बार चिल्लाते रहते हैं। आंदोलन भी यही करते हैं, जंतर मंतर पे सरकारी कर्मचारी सबसे ज्यादा आंदोलन करने, सबसे ज्यादा माल ये कमाएं, सबसे ज्यादा बेईमानी ये करें, सबसे कम काम ये करें और सबसे ज्यादा आंदोलन ये करें। कहीं इनको इन्हीं नीतियों की वजह से तो नहीं सरकार आज इनको पेंशन नहीं दे रही है? दे रही है सरकार इनको और चाहिए ना, इनको और चाहिए, इनका पेट नहीं भरेगा, इनको और चाहिए। इनको 20,000 मिल रही है तो 30,000 चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ब्लैक मनी बंद हो गई तो सरकार से चाह रहे कि जबरदस्ती और आए। नंबर 1 में तो लेते ही हैं, नंबर 1 में भी बड़ा हाई पे स्केल लेते हैं और लें। देखिए मेरा जो है मतलब कमेंट करने का मतलब ये नहीं था कि सभी पेंशनर्स या सभी अधिकारी जो है भ्रष्ट होते हैं, लेकिन समाज के अधिकतर नहीं, सिस्टम सरकारी भ्रष्ट है। पद पे जो होते हैं सिस्टम, वो भ्रष्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ऊपर से ही नीचे तक चलता है। यहाँ भ्रष्टाचार की बात नहीं है, यहाँ नीति ऐसी बनाई जा रही है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जो उसका हिस्सा नहीं होगा वो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद। नंबर 1 में भी आपको इतना पैसा मिल रहा है कि वो, अगर भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नंबर 1 में भी इतनी तनख्वाहें और इतनी पेंशन मिल रही है सरकारी लोगों को, और एक तरफ इतनी कम मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं पैसे का एक तरह से मितव्ययता बोल सकते हैं, या किसी पैसे का बंदर बाट या पैसे की लूट है कि मेरे पास थाली है तो मैं जैसे चाहे खा लूं और सामने वाले को मैं बस बिल्कुल टुकड़ा भी ना दूं। तो ये वाली हिसाब है, क्योंकि सरकार। चलिए हम आपसे नोटा पे बात कर रहे थे। हाँ, मुख्य रूप से हाँ, आपने जो है हरियाणा चुनाव पे नोटा का अभियान चलाया था। आपने कहा था कि लगभग 10,000 लोग आपके समर्थन में आ गए। अब जो है महाराष्ट्र चुनाव में कितने लोग आपके समर्थन में आने वाले, ये सवाल आपसे। देखिए मैं तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैंने तो ये कहा है लोगों से कि भाई 50,000 लोगों को कम से कम आप 50 सीटों पे कम से कम उलट फेर कर दो। सरकार डर रही है। आपको मैं बता दूं सुशील भाई, मेरे को कॉल आई है बड़े बड़े नेताओं की। अच्छा, कैसे कॉल? अगर मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ, दिल्ली का अध्यक्ष बना देते हैं। महाराष्ट्र की पार्टियां हैं, अब मैं पार्टी का नाम नहीं बताऊंगा। मेरे को पर्सनल कॉल आई कि आप दिल्ली के अध्यक्ष बन जाओ। मैंने कहा मिलेगा क्या? मैं तो भैया सीधा ब्लंट बोलता हूँ कि भैया काम करूंगा। मतलब वो भी चाहते कि आवाज ना उठाए, आप सिस्टम का हिस्सा हाँ, बन उसको जाए। कह रहा है ये आदमी कहीं बिगाड़ ना दे, लफड़े ना कर दे, क्योंकि ये तो सब सही सच बोल देता। सच बोलने वाला किसी को पसंद नहीं है। वो नेता बड़े पसंद है जो जाते हैं मोदी से मिलाते हैं, हेमा मालिनी से मिलाते हैं, ऐसे नेता अच्छा, पसंद। ये जो एक तरफ से देखा जाए जनता अपनी बात रखने के लिए ऑप्शन दिया है इसका नोटा का। हाँ। लेकिन नोटा से कहीं वोट का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा? नहीं, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले इनको लत, एक नशेड़ी होता है ना, नशेड़ी का मतलब समझते हो? लत लग जाना। हाँ। इस देश में किसी को कांग्रेस की लत लगी हुई है, बड़ी बुरी तरह से लगी हुई है। किसी को बीजेपी की लत लगी हुई है, किसी को जाति की लत लगी हुई है। लत के अंदर इतने लतखोर हो गए हम कि इनको लाते अपने वोट के मतलब वैल्यू को भूल गए। कम से कम पहले इनकी लत छुड़ानी पड़ेगी। तो इनको जब हॉस्पिटल, नोटा एक हॉस्पिटल है, उसमें इनको भर्ती कराकर ये वोट देने के, सबसे वोट रोकना सीखें अपना, कि भाई मेरा वोट मुफ्त में चला जाता है, धर्म पे, जाति पे, इस पे
मंदिर पे, मस्जिद पे, मुसलमान पे, हिंदू पे, इस पे चला जाता है। कम से कम मैं इतना काबिल तो बनूं कि मैं अपना वोट रोक लूं। बिल्कुल। अब इनका नशा बंद करा, इनकी राजनीतिक नशा बंद कराने की कोशिश है। अगर ये अपना वोट रोकना सीख गए, फिर ये वोट देना तो सीख। महाराष्ट्र में लगभग कितने लोग आपके ईपीएस? मुझे लगता है कि लाखों लोग अपना वोट लाखों वोटर होंगे इस बार। रोकेंगे और दर्ज भी कराएंगे। तो इन नेताओं में खलबली एक मचेगी। विरोध दर्ज कराने का। पहले हम संगठित हो जाएंगे वोट पे, नोटा के रूप में हम संगठित हो रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन जाएगा, जो जहां चाहे वोट दे सकता है। वो फिर किसी पार्टी का गुलाम नहीं होगा, किसी धर्म का, किसी जाति का गुलाम नहीं होगा, किसी विचारधारा का गुलाम नहीं होगा। वो जब कंसोलिडेट हो जाएगा, फिर हम जब अपने लोग पेंशन के लोग रखेंगे और हम सब वोट बैंक में हमारे लोग निकलेंगे, तो पेंशन के मुद्दे पे वोट देंगे। फिर सरकार भी कहेगी यार ये ग्रुप बहुत तंगड़ा है। एक पैरेलल सरकार के अंदर एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ देश के अंदर, पेंशनर्स का, बुजुर्गों का, सीनियर सिटीजन्स का, और जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो सब इकट्ठे हो जाएं। क्योंकि उनको जो अत्याचार नहीं होता उसका डर दिखा के कि तुमको हिंदुओं को दिखाएंगे तो मुसलमान आ जाएंगे, मुसलमानों को दिखाएंगे हिंदू आ जाएंगे, ब्राह्मणों को दिखाएंगे दलित कर देंगे, दलितों को दिखाएंगे ब्राह्मण कर देंगे। ये डर दिखा के जो वोट ले रहे हैं, मैं उनको सच्चाई के साथ जोड़ना चाहता हूँ। ये मेरा प्रयास है और इसी में मैं काफी हद तक सफल हो रहा हूँ, और मुझे लगता है और भी सफल होऊंगा। और लोग जुड़ेंगे, एकजुट होंगे और मुद्दों पे वोट करना सीखेंगे। कोई पार्टी मुद्दों की बात कर ही नहीं रही है। किसी को कोई संविधान बचाना है, किसी को गीता बचानी है, किसी को बाइबल बचानी है, किसी को कुरान बचानी है, किसी को कुछ बचाना है। इंसानियत किसी को नहीं बचानी। इंसानियत किसी को नहीं बचानी। और जो इंसानियत बचाएगा ना, जो अपने इंसान की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। इसलिए कहता हूँ जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो देखिए हमारे साथ मनोज स्वराज जी जुड़े थे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अभी महाराष्ट्र चुनाव आने वाला है। एक व्यक्ति के पास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है, हथियार से कहीं ज्यादा कीमती है वोट। आप अपने वोट का सदुपयोग करें। आप चाहे नोटा पे दबाए या किसी पार्टी को दे, जिसको भी दे आप एक बार सोच समझ कर जरूर दे। उस व्यक्ति को दे, उस जगह पे वोट दे जहां से आपके हक की बात कही जा रही हो, आपके हक के लिए लड़ाई की जा रही हो। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।